हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। जितना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप लोग देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो नया टॉपिक है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन के द्वारा यानी कि वाष्पीकरण के कारण जो भी शीतलता मिलती है, कैसे मिलती है। चलिए, इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने देखा है कि गर्मियों में क्या होता है कि मटके का जो पानी होता है वो हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। लेकिन इतनी गर्मी होने के बाद भी मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, कैसे रहता है? क्योंकि वो इस इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसीलिए पानी ठंडा रहता है। अब कैसे? जैसे कि हम लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था आज से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके का हमारा मटका होता है, मिट्टी का मटका होता है या घड़ा हम इसे कहते हैं। बच्चों, इंग्लिश में इसे अर्दनवेयर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हम जानते हैं ये मिट्टी से बना हुआ है, तो इसके क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इस पे पूरे मटके पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, यानी कि छेद भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब जब इसके अंदर पानी भरा जाता है तो ठंडा कैसे रहता है? क्योंकि आसपास तो क्या होती है, हीट होती है। आसपास क्या होती है, हीट होती है। अब बच्चों, ठंडा ऐसे रहता है कि ये जो पोर्स होते हैं, इसके जो छेद होते हैं, इनमें पानी फिल हो जाता है, पानी भर जाता है छेद में, ठीक। तो बाहर इसके आसपास सराउंडिंग में क्या होगी, हीट होगी, है ना। हीट एनर्जी होगी जो इसके आसपास जाएगी, जो इसके पास जाना चाहेगी, ठीक है। अब हीट एनर्जी क्या करती है, इसके पास जाती है, ठीक। अब इसके सरफेस पे यानी कि सतह पे जो क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए होते हैं। पानी के छोटे छोटे जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो भरे हुए होते हैं, ठीक। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस हीट एनर्जी को जो कहाँ है, हमारे वातावरण में है या सराउंडिंग में है या एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो जो हमारे सराउंडिंग में यानी कि बाहर जो भी हीट एनर्जी है, उसको ये जो छोटे छोटे पोर्स में रहने वाला जो वाटर है वो क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, यानी कि उस हीट एनर्जी को अपने पास ले लेता है, ठीक। अब जब ये पोर्स के अंदर जो वाटर है वो इस हीट एनर्जी को ले लेता है, तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, जल वाष्प बन जाता है बच्चों, जल वाष्प बन जाता है, ठीक। यानी कि जो सराउंडिंग में जो हीट थी वो सिर्फ कहाँ गई, मटके के सिर्फ सरफेस पर गई, जिससे कि सरफेस पे जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने उस हीट को अब्सॉर्ब करके जल वाष्प बना करके क्या हुआ, हीट के साथ ही बाहर उड़ गए, है ना, इवेपोरेट हो गए, ठीक। अब और अंदर के जो और वाटर मॉलिक्यूल्स है अब वो सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक। ये प्रोसेस चलती रहेगी, जिस वजह से अंदर तक हीट नहीं पहुंच पाएगी और अंदर का पानी क्या रहेगा, गर्म ठंडा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब समझ में आया कैसे जो है मटके का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि उसके पोर्स की वजह से, इसमें जो छेद होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, पानी फिल हो जाता है, पानी भर जाता है। जो पानी क्या करता है, बाहर सराउंडिंग की जो हीट है उसे अब्सॉर्ब करता है। कौन सा पानी, जो सतह पर है, पोर्स में जो भरा हुआ है, ठीक है, जो उसके सरफेस पे है, अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और अंदर तक हीट नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से अंदर का जो पानी है वो ठंडा का ठंडा ही रहता है बच्चों, ठीक। चलिए, तो ये तो था हमारा कि कैसे जो है अर्दनवेयर में जो है पानी ठंडा ही रहता है। चलिए, अब आगे ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ लेते हैं। खुले हुए बर्तनों पात्रों में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जो उनकी एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये कण अपनी सतह के या फिर आसपास से ऊर्जा अवशेषित करते हैं, यानी कि ऊर्जा को क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, हीट एनर्जी की हम बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिससे वातावरण की ऊष्मा कम हो जाती है। यही कारण है कि वाष्पीकरण के उपरांत यानी कि बाद शीतलता होती है।
जैसे कि नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव यानी कि एसीटोन जो है वो भी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। जैसे कि हम जानते हैं वो क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी कि क्या हो जाता है, जैसे हम उसे खुले में रखते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है। तो जब हमने देखा होगा कि नेल पेंट्स जब हम हाथ में लगाते हैं, नाखून पॉलिश लगाते हैं, ठीक, उसे हटाने के लिए हम एसीटोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एसीटोन का जब हम उपयोग करते हैं तो जब हम क्या करते हैं, उसे लगाते हैं कॉटन की मदद से या किसी भी चीज ब्रश की मदद से हम लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, पूरा एरिया जो हमारे हाथ का है वो क्या हो जाता है, यानी कि इस ये वाला जो पूरा एरिया है, नाखून का जो पूरा एरिया होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। किस वजह से, इवेपोरेशन की ही वजह से। तेज धूप वाले गर्म दिनों में छतों या खुले स्थानों में जल छिड़कने के कारण शीतलता, है ना, जो खुले स्थान होते हैं या छत होती है, तो गर्मियों के टाइम में हम क्या करते हैं, छत को सींच देते हैं ना, पानी से पूरा पानी डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, हीट नीचे नहीं जा पाती, जिस वजह से कूलिंग होती है, शीतलता मिलती है बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर अपना चैप्टर समाप्त करेंगे और इससे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमें ये टॉपिक तो समझ में आ गया कि इवेपोरेशन के कारण यानी कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, चाहे वो मटके में जो जल है वो ठंडा कैसे रहता है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि गर्मियों में कहा जाता है कि हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्या फायदा मिलता है उससे। जैसे कि अब सूती कपड़ों में क्या होता है, जैसे कि मटके में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, वैसे जो सूती कपड़ा होता है उसमें भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब अगर हम मान लें ये क्या हमारे पास सूती कपड़ा है और इसे इस प्रकार से हमने क्या है अपनी बॉडी पर लपेट लिया है या पहन लिया है। अब क्या होता है, अंदर जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, वो जो ये कॉटन का कपड़ा होता है उस पसीने को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब बाहर से हीट भी इसके ऊपर पड़ रही है ना, इस कपड़े के ऊपर ही तो पड़ेगी। अब हीट इस कपड़े के ऊपर पड़ रही है, अब इसने जो पसीने को क्या किया है, अब्सॉर्ब किया है, वो कहाँ है, इसके ऊपर है। ठीक, अब वो पसीने के पार्टिकल्स हीट आते ही क्या होने लगेंगे, इवेपोरेट होने लगेंगे, और जिस कारण क्या होगी, अंदर बॉडी में क्या होगी, कूलिंग होती है, शीतलता मिलती है बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने यह समझ लिया है कि इवेपोरेशन के कारण कैसे शीतलता होती है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट, और इसके एक दो एग्जांपल्स और हम देख लेते हैं। जैसे कि कूलर जो है, कूलर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ से वार्म एयर जाती है, कूलर का हमने इस तरीके से देखा है ना, कूलर के अंदर ऐसा, इसमें क्या होता है, पानी होता है, जिस वजह से वार्म एयर जाती है, इवेपोरेशन होता है, और हमें क्या मिलती है, ठंडी हवा मिलती है बच्चों। सिंपल सा प्रिंसिपल है। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा प्रिंसिपल शो किया हुआ है कि यहाँ से टैंक में क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। अब वो पानी नीचे आ रहा है, यहाँ से गर्म हवा जा रही है, पंप करके हमें क्या मिल रही है, यहाँ ठंडी हवा मिल रही है, कूल एयर हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर, एक एक करके हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि गर्म और चटपटे खाने की महक कई मीटर दूर से ही आप तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक पाने के लिए आपको पास जाना पड़ता है ना। हमने देखा होगा किचन में जब हमारी मम्मी या हम कुछ भी खाना बनाते हैं तो क्या देखते हैं, जब हम खाना बना रहे हैं गरम गरम, तो उस समय उसकी जो खुशबू है वो सब जगह फैल जाती है ना, पूरे घर में फैल जाती है। अगर हम हलवा बनाते हैं तो पूरे घर में खुशबू आ जाती है। लेकिन वहीं अगर हलवा बना करके हमने रख दिया, वो ठंडा हो गया, फिर हमने उसको फ्रिज में रख दिया, ठीक है, अब फ्रिज से जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो क्या उसमें फिर से वही महक आती है, वही खुशबू आती नहीं आती ना, हमें बहुत ज्यादा पास जाना पड़ता है। फिर अगर हम उसकी सुगंध लेंगे फिर हमें जो है खुशबू आती है, और अगर हम उसको दोबारा से गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें फिर से जो है घर में खुशबू आने लगती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, चलिए तो जानते हैं। अच्छा, वैसे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था चैप्टर के बीच में। चलिए, तो हवा में मौजूद कणों को अगर ज्यादा तापमान पर ईंधन दिया जाए तो उसमें उच्च गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिससे वह एक निश्चित दूरी पर तेजी से आगे बढ़ पाते हैं।
इसीलिए गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूरी पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जब भी हम क्या करते हैं, खाने को गर्म कर रहे हैं, तो उसकी जो सुगंध है, जैसे किसी पॉट में क्या है, किसी पॉट में कुछ भी खाने की चीज है, तो इसकी जो सुगंध है वो दूर दूर तक कैसे जा रही है, क्योंकि ये पार्टिकल्स में क्या कर रही है, गति करके दूर दूर तक जा सकती है। जबकि ठंडा जो खाना है उसके पार्टिकल इस तरीके से गति नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो जब उसे तापमान दिया जाता है तो वो क्या पार्टिकल्स क्या करते हैं, उच्च गतिज ऊर्जा आ जाती है उनमें, है ना, गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, ट्रेवल कर पाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, निर्दिष्ट दूरी पर आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर की दूरी पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, यह अवलोकन पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है। तो एक जो गोताखोर है, स्विमर है, तो वह स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम होता है, पानी को काट करके वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। ठीक, तो यह अवलोकन, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है। ये जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, ये पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है। अब किस गुण को दर्शाता होगा ये, चलिए, तो पानी के अणुओं के बीच आकर्षण की कमजोर शक्तियों के कारण, अब आकर्षण की कमजोर शक्तियां यानी कि जो उनके बीच का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, जिससे गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को आसानी से पार कर पाता है। पानी का यही गुण है जो आसानी से गोता लगाने में मदद करता है। कैसे, हमने कहा कि जो पानी है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण है, जो है ना, जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कमजोर होता है, या हम कह सकते हैं कि कम होता है। ठीक, तो कम होता है, जिस वजह से स्विमिंग पूल में पानी को जो है, कोई भी स्विमर जो है, गोताखोर जो है, वो आसानी से क्या कर पाता है, इस तरीके से उसको काट करके, या उसको आसानी से क्या कर पाता है, आसानी से उसमें क्या कर पाता है, पार कर लेता है। ठीक है बच्चों, आसानी से गोता लगाने में मदद करता है। कौन सा गुण, कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है बच्चों। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण जो है, वो सबसे ज्यादा किसके बीच में होता है, जो भी हमारे ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनके बीच में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि एक ये है ना, अगर हम कहें कि बर्फ का कोई स्विमिंग पूल है, बर्फ क्या है, ठोस है, बर्फ का कोई स्विमिंग पूल है, और उसके अंदर कोई क्या है, कोई गोताखोर है, तो क्या वो पानी को काट कर, उस बर्फ को काट करके आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा ना, नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पार्टिकल्स क्या है, आपस में बहुत ज्यादा आकर्षण से जुड़े हुए हैं, जिनको ब्रेक करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगती है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ठोस जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसके बाद जो हमारे द्रव होते हैं, जैसे कि हमारा जल है, तेल है, जो भी द्रव होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस से कम होती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे गैसीय पदार्थ, जो भी हमारे गैस होते हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, चलिए, जैसे कि अभी हमारे आसपास क्या है, वायु है, वायु भी क्या है, एक प्रकार की गैस ही है। ठीक, तो अभी हम आसानी से अपना हाथ ऐसे कर पा रहे हैं ना, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो आसानी से हम हाथ ऐसे कर पाते हैं। वहीं अगर हम पानी की बात करें, तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो आसपास ही होते हैं, आपस में ही जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतनी ज्यादा नहीं होती। तो हमने देखा होगा, जब नल से पानी गिरता है,
है ना, नल से पानी गिरता है या पाइप से पानी गिरता है, तो हम आसानी से उसको उंगली की मदद से या हाथ की मदद से ऐसे उसको अपना हाथ आर पार कर लेते हैं। भले ही थोड़ा सा वहां पर फोर्स लगती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं लगती। वहीं किसी ठोस की बात करें, जैसे कि ये मार्कर ही हम ले लें, तो ये मार्कर क्या है, एक ठोस है। इसके जो पार्टिकल्स है आपस में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण है। अब इसके आर पार अगर हमें हाथ ले जाना है तो हम नहीं ले जा सकते, बहुत ज्यादा फोर्स का उपयोग करके इसे तोड़ करके ही हाथ आर पार जा सकता है, वैसे नहीं जा सकता। या हम कहीं कोई दीवार है, दीवार के आर पार क्या हम हो सकते हैं, दीवार के आर पार क्या हम अपना हाथ लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो क्या है, ठोस है। ठोस क्यों है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए बच्चों पानी में, ये स्विमिंग पूल में जो है, गोताखोर आसानी से क्या कर लेते हैं, पानी को काट करके आगे बढ़ जाते हैं, आसानी से सक्षम होते हैं इसमें। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द्रव के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्यूशन था। इसको अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम सिंपली कहते हैं FOA, शॉर्ट में हम लिखते हैं। वैसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम कह सकते हैं इसको आकर्षण बल। आकर्षण बल भी हम इसे कह सकते हैं। या पार्टिकल्स के बीच में हम आकर्षण, सिंपली जो है हम आकर्षण बल भी अगर ना बोले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना बोले, तो सिंपली हम इसे कैसे कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच का जो आकर्षण है, ठीक, या जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, सिंपली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हमने चैप्टर के बीच में भी कई बार पढ़ा है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है। अब पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये भूलना नहीं है कि जो पदार्थ होते हैं वो किससे बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। ठीक, अब ये जो कण है ये होते क्या है, वैसे तो ये होते क्या है, ये हमारे अणु और परमाणु होते हैं, या हम सिंपली परमाणु इसे कहते हैं, एटम्स हम इन्हें कहते हैं, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु अभी हम इन्हें नहीं कहते, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो है परमाणु के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इन्हें क्या कहते हैं। जो पदार्थ का जो सबसे छोटी इकाई, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, वो क्या होती है, परमाणु होती है बच्चों। ठीक, अब परमाणु जो है उससे मिलकर के क्या बने हैं, कण बने हैं, या हमने कण भी कह सकते हैं, और कणों से मिलकर के क्या बना है, कोई भी पदार्थ बनता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब कणों से मिलकर के क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो इन पदार्थों की जो होती है, जो पदार्थ के जो कण होते हैं, इनकी क्या होती है, अलग अलग विशेषताएं होती है, जिससे कि हम डिवाइड करते हैं हमारे तीन तरह के अलग अलग पदार्थ। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, चलिए तो इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब देखते हैं कणों के बीच अंतरा आणिक रिक्त स्थान की उपस्थिति। अब इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, है ना, सॉरी, इनके बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होती है, स्पेस होते हैं। तो जो भी हमारे कण होते हैं, कणों के बीच में खाली स्थान या रिक्त स्थान भी होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, कण निरंतर गति में रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, निरंतर गति में रहते हैं। रिक्त स्थान होता है, दूसरी चीज निरंतर गति में रहते हैं, वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आकर्षण बल होता है। ठीक है बच्चों, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने हुए होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही छोटे कणों से बने हुए होते हैं बच्चों। तो ये हमारे जो भी मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी चार मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो चार मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या, कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होती है, या रिक्त स्थान होता है। क्यों, कैसे होता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से शो किया था, प्रयोग करके हमने बताया था, दर्शाया था यहाँ पर।
और पार्टिकल्स के कण जो है निरंतर गति में रहते हैं। जैसे हम किसी भी गैस की बात कर लें, है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा गति में रहते हैं, इधर उधर हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक, अगला हमारा उनके बीच में क्या होता है, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कैसे आकर्षित करते हैं, ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा आकर्षण करते हैं, ठीक है, द्रव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस के मुकाबले थोड़ा कम आकर्षण करते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम, ना के बराबर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगली चीज, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, हम सोच भी नहीं सकते पार्टिकल इतने छोटे होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए पार्टिकल्स के जो भी हमारी यानी कि जो हमारे कण हैं उनके क्या विशेषता होती है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रवों का घनत्व आमतौर पर ठोस पदार्थों से कम होता है। अब जो द्रव होते हैं उनका घनत्व क्या होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो क्या होता है, ठोस पदार्थों से कम होता है आमतौर पर। ठीक, लेकिन आपने देखा होगा कि बर्फ पानी पर तैरती है। अब आपने देखा होगा कि बर्फ जो है वो पानी पर तैरती है, जबकि बर्फ क्या है, जबकि बच्चों जो बर्फ है वो क्या है, ठोस है, और पानी क्या है, द्रव है। जानिए ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि बर्फ जो है वो पानी पर तैर रही है। चलिए, तो सामान्य तौर पर तरल पदार्थ का आयतन, जो तरल पदार्थ होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है या आयतन होता है वो ठोस पदार्थ के आयतन से ज्यादा होता है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं पानी का जो वॉल्यूम है वो बर्फ के वॉल्यूम से ज्यादा है, हमें पता है ज्यादा होता है ना। अगर हमारे पास किसी कंटेनर में वाटर है और सेम क्वांटिटी का वाटर से हमने बर्फ बनाई है, फिर भी वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं ना इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो आयतन होता है ठोस पदार्थों के आयतन से कम होता है तरल पदार्थ का आयतन। ठीक, क्योंकि तरल कण ज्यादा स्वतंत्र रूप से गति करते हैं जिसके परिमाण स्वरूप आयतन ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं इसलिए उनका आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है, ये हमें पता है। ठीक, दूसरी ओर बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। बर्फ पानी से हल्की होती है और इसका घनत्व कम होता है, यानी कि पानी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। अगर हम घनत्व की बात करें तो बर्फ जो है वो पानी से हल्की होती है, बर्फ जो है वो हल्की होती है पानी से। बर्फ जो, अगर हम हल्का होने की बात करें तो वो क्या होती है, हल्की होती है पानी से। इसको हम इस तरीके के एरो से समझा सकते हैं। बर्फ जो है वो हल्की होती है पानी से, और इसका घनत्व जो है वो भी क्या होता है, कम होता है। इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यह पानी पर तैरती है, तो तैरेगी ना अगर इसकी डेंसिटी कम है। हमने कहा कि पानी में एक बीकर में हमने क्या लिया, पानी लिया और उसमें एक पत्थर डाल दिया, तो पत्थर तो पानी पे तैरेगा। क्यों तैरता है पानी पर, क्योंकि पत्थर की जो डेंसिटी है, पत्थर का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसीलिए वो पानी पर डूब जाता है। अगर हम कोई लोहे का सिक्का लें, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल सिक्का लें, तो सिक्का जब हम लेते हैं तो सिक्का भी पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। क्यों, क्योंकि सिक्के का जो घनत्व है वो भी पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम बर्फ लेते हैं तो बर्फ जो है वो पानी पर तैरने लगती है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है बच्चों। ठीक, इसीलिए वो पानी पर तैरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, बर्फ पानी से हल्की भी होती है। अब अगर हम इसमें कोई प्लास्टिक की बोतल डाल दें, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल जो पूरी क्या है, बंद है, पूरी बंद बोतल है प्लास्टिक की, अगर हम पानी में डाल दें तो हम क्या देखेंगे, ये जो पानी की बोतल है, सॉरी, ये जो बोतल है खाली प्लास्टिक की वो पानी पर तैरेगी। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए ये पानी पर तैरेगी।
ठीक, वैसे ही बर्फ भी पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो प्लास्टिक की कोई वस्तु या हम कहें सूखी पत्तियां भी पानी पर तैरती हैं, क्यों? क्योंकि उनका घनत्व भी क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। वहीं जो भारी चीजें होती हैं वो पानी पर डूब जाती हैं ज्यादातर, क्योंकि हम ये देखते हैं क्योंकि उनका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ यही समझने वाली बात थी कि बर्फ जो है वो क्यों तैरती है, तो ये हमने समझ लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस पैमाने में बदलें, यानी कि डिग्री सेल्सियस में इन्हें बदलना है। केल्विन में ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 300 केल्विन दिया हुआ है, टू सेल्सियस में हमें इसे बदलना है। तो कैसे बदला जाता है? जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर क्या सीखा था, कोई चीज अगर हमें सेल्सियस में दी गई है तो उसे केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, +273 करते हैं। और कोई चीज अगर हमें केल्विन में दी हुई है उसे सेल्सियस में कैसे करते हैं, -273। तो कैसे करेंगे, जो 300 है इसमें से माइनस कर देंगे 273। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, सिंपल। चलिए, सेकंड वाला हमारे पास है 573 केल्विन। इसको भी सेम 573 से हम जो है 273 माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर -273। वहीं अगर हमें ये सेल्सियस में दिया होता है ना, 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि इसे केल्विन में बदलो, तो हम कैसे बदलेंगे, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 273 को ऐड कर लेंगे। वैसे ही हमें 27 डिग्री दिया हुआ है और हमें कहा जाएगा कि इसको किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे करेंगे, इसमें सिंपली 273 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो नोट कर लीजिए कैसे हमें क्वेश्चन करना है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।